संदीप आर्या चैनल में आपका स्वागत है। मैं नृपत सिंह प्रजापति आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण की श्रृंखला चला रहा हूं। उसमें हम लोगों ने कल के वीडियो में 3 समासों का अध्ययन किया था। अब जो बाकी के 3 समास हैं उन पर जो है हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोगों ने कल हिंदी व्याकरण में समास देखा था, जिसमें समास मुख्यतः 6 हुआ करते हैं, जिसमें अव्ययी भाव, तत्पुरुष व कर्मधारय समास का आपने जो है अध्ययन किया था। अब हम लोग बाकी के 3 समासों का अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए, आपने अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, इन समासों को आप लोगों ने देख लिया था, जिसमें आपने देखा था इनकी परिभाषा के तौर पे एक बार मैं फिर से जो है आपको बता दूं कि अव्ययी भाव वह समास होता है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, अर्थात पूर्व पद में जहां अव्यय या उपसर्ग लगे होते हैं वह आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। दूसरा तत्पुरुष समास होता है जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, अर्थात या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां बीच में कारक चिन्ह छिप रहे हों, जैसे मतदाता, नेत्रदान, इस प्रकार से जो है आपको जो है उदाहरण देकर के बताया गया था। कर्मधारय समास जहां विशेषता बताई जाती हो वहां कर्मधारय होता है। कर्मम धारयति इति कर्मधारयः, जो कर्म को धारण करने वाला हो वह कर्मधारय कहलाता है। अब मैं चौथा समास आपको ले जा रहा हूं, चौथे समास की ओर। चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में आप जानते हैं इसका अर्थ ही है द्विगुह। गुह मीन्स होता है गाय। जैसे हम गु का गो बना देते हैं, ऊ को ओ गुण कर देते हैं तो गो, अर्थात 2 गाय। और मित्रों, एक संस्कृत की एक छोटा एक श्लोक है छोटा सा, उसमें जो है इन सभी समासों पर चर्चा की गई है। मैं उसको जो है बता रहा हूं। जैसे एक अमीर व्यक्ति है, एक निर्धन व्यक्ति है, तो उसमें निर्धन व्यक्ति जो है अपना घर में ठहरा हुआ है, और जो धन वाला है, धनवान मनुष्य है, वह उसके घर आकर के कहता है, द्वंद्व दिगु अपि चा अहम मद गेहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय ये न हम श्याम बहुब्रीहि। इस बात से भी ये जो है प्रमाणित होता है, यह जो है जाना जा सकता है कि द्वंद्व मीन्स होता है 2 लोग, दिगु मीन्स 2 गाय या 2 बैल। इस प्रकार से कर्मधारय मतलब जो है कर्म को धारण करने वाला, बहुब्रीहि बहुत धान्य वाला, अव्ययी भाव मीन्स कम खर्च, तत्पुरुष माने वह पुरुष या हे पुरुष। इस प्रकार से जो है आपको उन समासों का अर्थ बतलाया गया है, उनको अर्थवान बताया गया है। इसी वजह से इसको दिगु को मतलब 2 गाय या 2 बैल, इसमें अब संख्यावाची पद आया हुआ है, तो उसी संख्यावाची पद में ही दिगु की परिभाषा बन सकती है। अर्थात आप बता सकते हैं कि जिसका पूर्व पद संख्या वाला हो वह दिगु समास कहलाता है। अब संख्या वाला कैसा भाई, आपने ये भी तो तय किया है मानक की जो है कितनी संख्याएं इसमें आएंगी, तो आप 1 से 9 तक की संख्या को रख सकते हैं। इसमें यदि जो है 10 से ऊपर की संख्या आती है तो वह जो है द्वंद्व समास की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि उसमें 2 संख्याओं का मेल होता है, इसलिए उसको आप द्वंद्व कह देते हैं। अब दिगु की बात कर लेते हैं, तो जिसमें पूर्व पद संख्या वाला हो वह दिगु समास कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लेते हैं नवग्रह। 9 ग्रहों का समूह नवग्रह कहलाता है। 9 ग्रहों का समूह, इसमें आपका 9 आगे लगा है, तो ये तो जो है सबसे सरल है,
अन्य समासों से भी जो है ये सरल है कि जहां पर आप पूर्व पद में संख्या देखें उससे उसमें अन्य पद की प्रधानता ना हो, इतना जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कभी कभी दशानन, पंचानन, चतुरानन इत्यादि ऐसे उदाहरणों को देख करके जो है आपसे समास पूछ लिया जाता है, तो आप उसमें थोड़ा जो है जानकारी रखें कि अन्य पद की प्रधानता जहां होती है वहां बहुव्रीहि समास होता है, और अन्य पद की प्रधानता ना हो तो हमेशा ही द्विगु समास होता है। जैसे आप इसको जो है पंचपात्र, एक और उदाहरण देख के समझाता हूं। पंचपात्र, इसमें पंच आपका जो है संख्यावाची पद है, पात्र मीन्स बर्तन होता है, 5 बर्तनों का समूह पंचपात्र कहलाता है। जैसे कई एग्जामों में जो देखा गया है कि चौराहा पद दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा समास है। चौराहा ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि में बड़ा ही मुख्य जो है उदाहरण रहा है। ये आप जो है जानते हैं कि ये पीसीएस की प्री परीक्षा में भी जो है ये रखा गया। पीसीएस की परीक्षा में आने वाला जो है चौराहा पद रहा। अब आप जान सकते हैं कि जो उदाहरण पीसीएस की परीक्षा में आया हो तो वह जो है अन्य छोटी छोटी परीक्षाओं में तो आएगा ही। 4 राहों का समूह चौराहा कहलाता है। तो मित्रों ये आप समझ गए होंगे कि जहां पर जो है पूर्व पद की प्रधानता होती है वहां हमारा द्विगु समास होता है। अगला समास में जो है बता रहा हूं, अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास अर्थात देखिए द्वंद्व मीन्स होता है जोड़ा, 2 लोग। अब इसमें आप बता सकते हैं परिभाषिक तौर पर कि जो है जहां दोनों पदों की प्रधानता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जहां दोनों पद प्रधान हो, पूर्व पद भी प्रधान हो, उत्तर पद भी प्रधान हो, तो वहां आपका जो है द्वंद्व समास होता है। जैसे और इसमें जो है कभी कभी ऐसा भी जो है आपको देखने को प्राप्त होता है कि बीच में ये योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। योजक चिन्ह के माध्यम से आपको जो है बता दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन समास है। तो आप मित्रों बता सकते हैं द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद जो है बराबर में महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप ले लेते हैं माता पिता, तो देखिए माता की भी प्रधानता, पिता की भी प्रधानता, दोनों पद की प्रधानता है, इसलिए इसमें जो है आप द्वंद्व समास बता सकते हैं। जल वायु, आप इसको जो है इस प्रकार से लिखिएगा जल वायु, तो जल और वायु आप बीच में और का चिन्ह तो लगाएंगे ही, इसीलिए जब आप और का चिन्ह लगाते हो ना तो तभी तो आप बता सकते हो कि दोनों पद की जहां प्रधानता हो वहां द्वंद्व समास होता है। अभी आपने जो है देखा था कि ये जैसे दोनों पद हैं तो जहां पूर्व पद की प्रधानता हो वहां अव्ययी भाव होता था, जहां उत्तर पद की मात्र प्रधानता हो वहां तत्पुरुष समास होता था। अब यहां दोनों पदों की प्रधानता हो वहां द्वंद्व समास होता है, और जहां दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहां तो बीच में और का ही चिन्ह लगता है। और का चिन्ह लगाइए भाई, जैसे आप दाल रोटी इस प्रकार से भी कह देते हैं ना, तो दाल की भी प्रधानता, रोटी की भी प्रधानता, इसलिए दोनों पद की प्रधानता है, आप इसको जो है द्वंद्व समास कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बहुव्रीहि समास की। तो बहुव्रीहि समास क्या है इसको हम लोग जो है देखने वाले हैं। हम लोगों ने द्विगु व द्वंद्व समास को देखा, अब आपको ले चलते हैं बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास की परिभाषा कहती है कि जहां देखिए प्रथम द्वितीय दोनों पद हो गए, अब जहां दोनों पद की प्रधानता होते हुए भी जहां अन्य पद की प्रधानता हो, अर्थात दोनों पद अप्रधान होते हुए जहां तीसरा पद प्रधान होता हो वहां जो है बहुव्रीहि समास होता है।
अब तीसरा पद प्रधान कैसे, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको जो है बता दिया जाए दशानन, यह जो है आपको उदाहरण दिया जाए तो आप इसको जो है इसको सीधा अर्थ में ले जाएंगे कि दशानन तो रावण को कहा जाता है। दशानन में एक पद रूढ़ हो गया ना कि जो है रावण को दशानन कहा जाता है, तो इसमें आप इसका जो है विग्रह करेंगे ना तो 10 है आनन जिसके वह दशानन कहलाता है। जैसे और उदाहरण देते हैं पीतांबर, पीतांबर अर्थात भाई पीले हैं वस्त्र जिनके वह, इस प्रकार से जो है अर्थ वहन करने वाला जो है बहुव्रीहि समास होता है, एक पद का अनेक अर्थ ले लेने वाला। इसमें आप लंबोदर इस प्रकार से जो है इस प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर भगवान शंकर को जो है कहा जाता है चंद्र शेखर यश सह, भाई चंद्र है शिखर पर जिसके वह चंद्रशेखर कहलाता है। लंबा है उदर जिसका वह लंबोदर कहलाता है, अर्थात गणेश जी। पीतांबर पीले हैं वस्त्र जिसके वह, इसमें जो है पीतांबर भगवान विष्णु को कहा गया। दशानन 10 है आनन जिसके 10 मुख वाला रावण कहलाता है। और इसमें और भी उदाहरण आते हैं जैसे वीणा पाणी, वीणा पाणी अर्थात वीणा है हाथ में जिसके वह वीणा पाणी कहलाता है। सिर मौले, भाई इस प्रकार के उदाहरण आपको जो है बहुव्रीहि समास में मिलते हैं। अब ये तो हो गए कि जब अन्य पद की प्रधानता हो जाती हो तो वहां बहुव्रीहि होता है, लेकिन एक नियम इसमें और आता है। वह नियम यह है कि जहां पर व्यतिहार का अर्थ देने वाला कोई शब्द आ जाए, व्यतिहार, देखिए व्यतिहार कहा जाता है घात प्रतिघात को, इसको आप घात प्रतिघात भी कह सकते हैं। घात प्रतिघात, व्यतिहार का अर्थ है घात प्रतिघात, अर्थात युद्ध, युद्ध संबंधी कोई भी शब्द आ जाए तो उसमें भी बहुव्रीहि समास की सत्ता मानी जाती है। जैसे आप देख पाएंगे केशा केशी, केसा केशी, इसमें भाई बालों केस मीन्स होता है बाल, बालों को खींच करके हुआ युद्ध, यह केसा केसी है। जैसे दंडा दंडी, दंडा दंडी, इस प्रकार से भाई डंडों से पीट करके हुआ युद्ध। दंडई है प्रहृत इदम प्रवृत्तम युद्धम, भाई डंडों से पीट करके युद्ध प्रारंभ हुआ। केसेसु गृहीत्वा इदम प्रवृत्तम युद्धम, बालों को खींच करके युद्ध प्रारंभ हुआ। इस प्रकार के उदाहरण भी यदि आपको जो है मिले तो भी आप घात प्रतिघात इसको मान करके बहुव्रीहि समास बता सकते हैं। जैसे हिंदी में और भी जो है जैसे लाठा लाठी कह दिया जाता है, लाठा लाठी अर्थात जो लाठा लाठी अर्थात दंडा दंडी ही है, वो इसी का जो है एक उपनाम रहा है कि लाठियों से मार करके या पीट करके युद्ध प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से जो है आप इसको बहुव्रीहि समास की श्रेणी में रख सकते हैं। तो मित्रों, हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में 6 समासों की सत्ता को देखा। इसमें अव्ययी भाव जहां पूर्व पद की प्रधानता होती है, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, यथाशक्ति, यथा संभव, यथा समय इत्यादि उदाहरण उसके हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में जहां उत्तर पद की प्रधानता होती है वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे यह जहां कारक चिन्ह छिप रहे हो वहां जो है तत्पुरुष समास होता है। जैसे आप जलमग्न उदाहरण दे करके जो है बता सकते हैं, नेत्रहीन कह सकते हैं, मतदाता कह सकते हैं, पॉकेट मार कह सकते हैं, विद्यालय कह सकते हैं। इन सभी
शब्दों का जब जो है अर्थ निकालेंगे ना तो बीच में कारक चिन्ह लग जाते हैं, और कारक चिन्ह जहां लग जाते हो वहां आपका तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के हम लोगों ने भेदों को भी जो है देखा, जिसमें एक नए तत्पुरुष समास है जिसका प्रथम पद निषेध परक होता हो, वह नए तत्पुरुष समास की श्रेणी में आता है। जैसे आप ब्राह्मण, आप पंडित, अज्ञानी इत्यादि उदाहरणों से उसको जो है समझाया था। एक उपपद तत्पुरुष होता है, इसी तत्पुरुष का भेद है। उपपद तत्पुरुष में कहा गया है कि जहां उत्तर पद कृदंत होता हो वहां आपका उपपद तत्पुरुष समास होता है। जैसे कुंभकार, चर्मकार, स्वर्णकार इत्यादि करके जो है उदाहरण उसमें दिए गए थे। अगला जो है आपका उदाहरण, अगला जो है समास था कर्मधारय समास। जहां विशेषण और विशेष होते हों वहां कर्मधारय होता है, अर्थात तो जहां विशेषता कही जाती हो वहां जो है कर्मधारय समास होता है। जैसे महाराजा है, परम राजा है, महात्मा हो गया इत्यादि उदाहरणों से जहां पर किसी भी वस्तु की विशेषता कही जाती हो वहां कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास की भी कई तरीके से उसका विभाजन कर दिया जाता है। इसी प्रकार से आप मेरे सभी जो है मेरे द्वारा बताए गए समासों को जो है आप देख सकते हैं। इसी के साथ